नमस्कार। आज हम एक ऐसी चीज की गहराई में उतर रहे हैं जो हमारे चारों ओर है, इतनी आम कि हम शायद ही उस पर ध्यान देते हैं। लाइट बल्ब। जरा सोचिए, इसके बिना हमारी शामें, हमारी रातें कैसी होती। इसने सचमुच हमारी दुनिया को बदल दिया है ना? काम करने से लेकर जीने तक सब कुछ। तो आज का हमारा सफर इसी रोशनी के आविष्कार से शुरू होकर आम भविष्य की जगमगाहट तक जाएगा। हमारे पास कई दिलचस्प स्रोत हैं, कुछ लेख, शोध पत्र और हाँ, विशेषज्ञों के नोट्स भी हैं जो इस कहानी के अलग-अलग पहलुओं को उजागर करते हैं। हमारा मकसद है इस साधारण सी दिखने वाली चीज के पीछे की असाधारण यात्रा को समझना और ये देखना कि रोशनी की तकनीक हमें आगे कहाँ ले जा रही है। हाँ, ये सफ़र वाक़ई दिलचस्प होने वाला है। हम मतलब उस दौर से शुरू करेंगे जब बिजली थी ही नहीं। फिर देखेंगे कैसे पहली चिंगारियाँ जली, कैसे एडिसन और स्वान जैसे लोगों ने इसे एक आप कह सकते हैं एक व्यावहारिक रूप दिया। अच्छा। और फिर कहानी आगे बढ़ेगी, फ्लोरेसेंट, सीएफएल और आज की जो एलईडी क्रांति है वहाँ तक। यहाँ तक कि हम भविष्य की हल्की सी झलक भी देखेंगे। क्या रोशनी डेटा भी भेज सकती है? ये सब कुछ। बिल्कुल। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, बिजली के बल्ब से भी पहले। तब लोग अंधेरे को कैसे दूर करते थे? मोमबत्तियां थीं, तेल के दिए थे, किस तरह की चीजें इस्तेमाल होती थी उस वक्त? हाँ, देखिए मुख्य रूप से तो मोमबत्तियां ही थी, जो जानवरों की चर्बी मतलब टेलो या फिर मधुमक्खी के मोम से बनती थी। तेल के लैंप भी थे जिनमें पौधों या जानवरों का तेल जलता था। कुछ जगहों पर तो व्हेल फैट तक का इस्तेमाल होता था। ओह। लेकिन इन सब की अपनी सीमाएं थीं। रोशनी बहुत धीमी होती थी, अक्सर धुआं होता था और ये ज्यादा देर तक जल भी नहीं पाते थे। सोचिए, आज की तेज रोशनी की तुलना में वो कितना कितना अलग रहा होगा। और फिर आया गैस लाइटिंग का दौर, जिसने कहते हैं शहरों का नजारा ही बदल दिया। निश्चित रूप से 19वीं सदी में गैस लाइटिंग एक बहुत बड़ा बदलाव लाई थी। सड़कों पर रोशनी होने से रात में चलना फिरना ज्यादा सुरक्षित हुआ, शहरों का विस्तार भी हुआ और घरों में भी पहले से बेहतर रोशनी मिली। लेकिन हाँ, ये भी कोई परफेक्ट समाधान नहीं था। तो फिर बिजली का दौर शुरू हुआ। हाँ, फिर बिजली के साथ प्रयोग शुरू हुए। 1806 में हम्फ्री डेवी ने आर्क लैम्प का प्रदर्शन किया। ये दो कार्बन रॉड्स के बीच बिजली का स्पार्क बनाकर तेज रोशनी पैदा करता था। ये प्रभावशाली तो था, बहुत ज्यादा तेज रोशनी थी, लेकिन घरों के लिए बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? मतलब क्या दिक्कत थी आर्क लैंप में? अरे वो बहुत ही ज्यादा तेज, चमकदार और अस्थिर थे। आप कल्पना कीजिए घर में एक छोटा सूरज जलाने की, और साथ ही उन्हें लगातार एडजस्ट करना पड़ता था। वो काफी ऊर्जा खाते थे और आग का खतरा भी बना रहता था। अच्छा। हाँ, तो ये लाइट हाउस या बड़े सार्वजनिक चौराहों के लिए तो ठीक थे, पर रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए एक ज्यादा टिकाऊ, सुरक्षित और कम खर्चीला समाधान चाहिए था। और इसी जरूरत ने, आप कह सकते हैं, इनकैंडेसेंट यानी तप्त दीप्त बल्ब की खोज को जन्म दिया। अच्छा, तो इनकैंडेसेंट यानी किसी चीज को गर्म करके रोशनी पैदा करना। पर यह विचार तो शायद नया नहीं था, है ना? सुना है कई लोगों ने इस पे काम किया था, एडिसन से पहले भी। बिल्कुल, ये जानना बहुत जरूरी है कि आविष्कार अक्सर एक क्रमिक प्रक्रिया होती है। कोई एक इंसान अचानक से सब कुछ नहीं बना देता। ब्रिटेन में जोसेफ स्वान थे, जो 1870 के दशक में कार्बन युक्त कागज के फिलामेंट और वैक्यूम बल्ब पर काम कर रहे थे। हाँ, सुना है मैंने। उनसे भी पहले 1835 में स्कॉटलैंड के जेम्स बॉमन लिंसे ने कॉपर फिलामेंट से रोशनी पैदा करने का प्रदर्शन किया था, और 1840 में वॉरेन डे ला रू ने कॉइल्ड प्लेटिनम फिलामेंट इस्तेमाल किया था। अब प्लेटिनम अच्छा काम करता था, लेकिन दिक्कत ये थी कि उसकी कीमत इतनी ज्यादा थी कि उसे आम इस्तेमाल में लाना संभव ही नहीं था। ओह, तो कीमत एक बड़ी बाधा थी। तो फिर थॉमस एडिसन की क्या भूमिका थी? अक्सर तो उन्हें ही बल्ब का आविष्कारक कहा जाता है। एडिसन का योगदान अद्वितीय था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जैसा आपने कहा, वो पहले आविष्कारक नहीं थे। उनकी असली प्रतिभा थी एक व्यवहारिक और सबसे जरूरी व्यावसायिक रूप से सफल बल्ब बनाना। और सिर्फ बल्ब नहीं, बल्कि पूरा का पूरा लाइटिंग सिस्टम खड़ा करना। अच्छा, सिस्टम। हाँ, उनका दृष्टिकोण बहुत व्यवस्थित था। कहते हैं उन्होंने और उनकी टीम ने फिलामेंट के लिए हजारों चीजों को परखा, हजारों। आखिरकार 1879 में उन्हें कार्बन युक्त सूती धागे का फिलामेंट मिला, जो 14.5 घंटे चला। 14.5 घंटे? हाँ। ठीक है। फिर आया बांस का फिलामेंट, जो 1200 घंटे तक चला, और ये करीब 10 साल तक मानक बना रहा। ये एक बहुत बड़ी सफलता थी। इसके अलावा उन्होंने बेहतर वैक्यूम पंप विकसित किए और एडिसन स्क्रू बेस बनाया, वो चूड़ी वाला बेस
जो आज भी मानक बल्ब सॉकेट है। हाँ, ये बात मुझे हमेशा बहुत दिलचस्प लगती है कि एडिसन ने सिर्फ बल्ब नहीं बनाया बल्कि पूरा इकोसिस्टम तैयार किया। मतलब बिजली कैसे बनेगी, कैसे घरों तक पहुंचेगी, उसका हिसाब कैसे रखा जाएगा, ये सब कुछ। एकदम सही। 1882 में न्यूयॉर्क में उनका पर्ल स्ट्रीट स्टेशन दुनिया के पहले केंद्रीय बिजली संयंत्रों में से एक था। उन्होंने अंडरग्राउंड तारों का पूरा वितरण नेटवर्क बिछाया, जो उस समय की गैस पाइपलाइनों से प्रेरित था। और हाँ, पहला इलेक्ट्रिक मीटर भी बनाया, ताकि लोगों से बिजली के इस्तेमाल का शुल्क लिया जा सके। कमाल है। ये सिर्फ एक उत्पाद बनाने जैसा नहीं था, ये तो एक पूरी नई इंडस्ट्री की नींव रखने जैसा था। आपकी वो इंटरनेट वाली तुलना बिल्कुल सही है, सिर्फ वेबसाइट नहीं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना। और स्वान का क्या हुआ? एडिसन और उनमें कुछ टकराव वगैरह हुआ? हाँ, शुरुआत में थोड़ी प्रतिद्वंद्विता जरूर थी, क्योंकि दोनों लगभग एक ही समय पर सफल बल्ब बना रहे थे। कुछ कानूनी लड़ाइयां भी हुईं, लेकिन अंततः उन्होंने हाथ मिला लिया और ब्रिटेन में 1883 में एडिसन एंड स्वान यूनाइटेड इलेक्ट्रिक लाइट कंपनी यानी एडुस्वान बनाई। अच्छा, मिल गए दोनों? हाँ, और इसके बाद भी इनकैंडेसेंट बल्ब बेहतर होते रहे। 1904 के आसपास यूरोपीय आविष्कारकों ने टंगस्टन फिलामेंट खोजा, जो ज्यादा तापमान झेल सकता था, तो ज्यादा चमकदार था और ज्यादा टिकाऊ भी। फिर 1913 में जनरल इलेक्ट्रिक के अर्विंग लैंगमेयर ने बल्ब में नाइट्रोजन जैसी निष्क्रिय गैस भरने का तरीका निकाला। इससे फिलामेंट धीरे धीरे जलता था और बल्ब की कार्यक्षमता मतलब एफिशिएंसी लगभग 2 गुनी हो गई। लेकिन इन सारे सुधारों के बावजूद ये इनकैंडेसेंट बल्ब ऊर्जा के मामले में तो बहुत कुशल नहीं थे, है ना? मैंने सुना है ज्यादातर ऊर्जा गर्मी में ही बर्बाद हो जाती थी। बिल्कुल सही कहा आपने। ये उनकी सबसे बड़ी कमी थी। लगभग 90% बिजली गर्मी बनकर बर्बाद हो जाती थी और सिर्फ 10% ही रोशनी में बदलती थी। इसीलिए उन्हें मजाक में रोशनी देने वाले छोटे हीटर भी कहा जाता था। हाँ हाँ, सही है। सोचिए, गर्मियों में कमरे को ठंडा रखने के लिए एसी चला रहे हैं और साथ में ये छोटे हीटर भी जल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, और इसी अक्षमता ने आगे और बेहतर तकनीकों की खोज को प्रेरित किया। इसी दौर से जुड़ा एक विवाद भी है जिसके बारे में मैंने पढ़ा था, फोर्ब्स कार्टेल का। कुछ लोग कहते हैं कि कंपनियों ने जानबूझकर बल्बों की उम्र कम कर दी थी। क्या ये सच है? हाँ, ये कहानी बहुत मशहूर है और इसे अक्सर प्लैंड ऑब्सोलेंसेस यानी जानबूझकर उत्पाद को जल्दी खराब होने वाला बनाने का एक क्लासिक उदाहरण माना जाता है। 1924 में जिनेवा में दुनिया की जो बड़ी बल्ब निर्माता कंपनियां थी, जैसे जर्मनी की ऑसरैम, नीदरलैंड्स की फिलिप्स, अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक, वो सब मिली। अच्छा। और उन्होंने कई चीजों पर सहमति बनाई, जिसमें एक ये भी था कि बल्ब का जीवन काल 1000 घंटे पर मानकीकृत किया जाए। अब इसके पीछे तर्क दिया जाता है कि भाई इससे बिक्री बढ़ेगी, लोग जल्दी जल्दी बल्ब खरीदेंगे। तो क्या ये एक तरह की साजिश थी ज्यादा पैसे कमाने की? देखिए, ये पहलू तो था ही। उस कार्टेल ने कीमतें भी तय की और बाजार को आपस में बांटा, जो निश्चित रूप से प्रतिस्पर्धा विरोधी था, एंटी कंपेटिटिव था। लेकिन कुछ स्रोत इस 1000 घंटे वाली बात को थोड़ा अलग नजरिए से भी देखते हैं। अच्छा, कैसे? उनका कहना है कि यह पूरी तरह से सिर्फ साजिश नहीं थी, बल्कि इसमें दक्षता, एफिशिएंसी और जीवन काल, लाइफ स्पैन के बीच एक तकनीकी समझौता, एक इंजीनियरिंग ट्रेड ऑफ भी शामिल था। तकनीकी समझौता, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि उस समय की तकनीक से अगर आप ज्यादा देर तक चलने वाला फिलामेंट बनाते तो वो कम रोशनी देता और ज्यादा बिजली खाता, और अगर आप ज्यादा चमकदार और कुशल बल्ब बनाते तो उसका फिलामेंट जल्दी जल जाता। तो 1000 घंटे को शायद एक व्यावहारिक संतुलन माना गया होगा, ना बहुत जल्दी खराब हो, ना बहुत धुंधला या बिजली खाने वाला हो। ये भी एक दृष्टिकोण है। हाँ, वैसे भी ये कार्टेल बहुत लंबे समय तक नहीं चला। द्वितीय विश्व युद्ध आया, एंटी ट्रस्ट कानून आए और ये बिखर गया। और ये भी याद रखना चाहिए कि ज्यादा लंबे जीवन वाले रफ सर्विस बल्ब हमेशा से उपलब्ध रहे हैं, पर वो कम रोशनी देते हैं, इसलिए घरों में उतने लोकप्रिय नहीं हुए। तो हाँ, कहानी थोड़ी जटिल है, सीधी सपाट नहीं है। दिलचस्प है। तो इनकैंडेसेंट की अक्षमता और शायद ये कार्टेल वाले विवाद ने भी नई तकनीक की तलाश को तेज किया होगा। तो अगला कदम क्या था? फ्लोरोसेंट लाइट? हाँ बिल्कुल, अगला बड़ा कदम फ्लोरोसेंट लाइटिंग थी। और इसके पीछे का सिद्धांत भी देखा जाए तो नया नहीं था। 19वीं सदी में ही वैज्ञानिकों ने गैसों से भरी ट्यूब में बिजली प्रवाहित करके रोशनी पैदा करने के प्रयोग किए थे, जैसे गीसलर ट्यूब। यहाँ तक कि एडिसन और टेस्ला ने भी इस पर कुछ काम किया था। ओह! पीटर कूपर हेविट ने 1900 के दशक में मर्करी वेपर लैंप बनाया था, जो काफी कुशल था।
बिजली कम लेता था, लेकिन उसकी नीली हरी रोशनी आंखों को थोड़ी चुभती थी, मतलब बहुत सुखद नहीं थी। तो फिर वो सफेद ट्यूब जैसी फ्लोरेसेंट लाइट कैसे बनी जो हमने दफ्तरों और दुकानों में देखी है, वो ट्यूब लाइट जिसे हम कहते हैं? हाँ, उसका रहस्य ट्यूब के अंदर की कोटिंग में छिपा है। देखिए, होता क्या है कि ट्यूब में थोड़ी मरकरी वेपर यानी पारे की भांप भरी होती है। जब इससे बिजली गुजरती है तो वो अदृश्य अल्ट्रावायलेट यूवी प्रकाश पैदा करती है। अच्छा, यूवी लाइट। हाँ, अब ट्यूब के अंदरूनी दीवार पर फॉस्फोर पाउडर की एक परत चढ़ी होती है। जब ये यूवी प्रकाश इस फॉस्फोर से टकराता है तो फॉस्फोर उसे दृश्यमान सफेद रोशनी में बदल देता है। यूरोप में 1920s और 30s के दशक में इस तकनीक पर काफी काम हुआ और फिर 1938-9 के न्यूयॉर्क वर्ल्ड फेयर में इसे बड़े पैमाने पर अमेरिका में पेश किया गया। और ये इंकेंडेसेंट बल्ब से ज्यादा बेहतर थे? हाँ, काफी बेहतर। ये लगभग 3 गुना ज्यादा कुशल थे। मतलब उतनी ही रोशनी के लिए बहुत कम बिजली लेते थे और ज्यादा चलते भी थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका में फैक्ट्रियों में ऊर्जा बचाने के लिए इन्हें बहुत तेजी से अपनाया गया हाँ, ये तो लॉजिकल है। और युद्ध के बाद ये घरों और दफ्तरों में भी काफी आम हो गए। लेकिन वो लंबी ट्यूबलाइट तो हर जगह फिट नहीं हो सकती थी। मतलब पुराने बल्ब के होल्डर में तो नहीं लगती थी। फिर आए CFLs यानी कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप, वो मुड़े हुए से जो होते थे। बिल्कुल शोपीनी से दिखते थे। बिल्कुल 1973 के तेल संकट ने ऊर्जा दक्षता को और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बना दिया। तब इंजीनियरों के सामने ये चुनौती थी कि भाई इस फ्लोरेसेंट तकनीक को इतना छोटा कैसे बनाया जाए कि वो आम इनकैंडेसेंट बल्ब के सॉकेट में आसानी से लग सके। हाँ, ये तो बड़ी चुनौती रही होगी। बिल्कुल, कई कंपनियों ने कोशिश की। जनरल इलेक्ट्रिक के एक इंजीनियर थे, एडवर्ड हैमर। उन्होंने 1976 में ट्यूब को घुमावदार यानी स्पाइरल आकार देने का एक तरीका निकाला, जिससे कम जगह में ज्यादा लंबी ट्यूब फिट हो सके, और यही डिजाइन बाद में CFLs की पहचान बन गया। लेकिन शुरुआती CFLs तो मुझे याद है बहुत लोकप्रिय नहीं हुए थे। वो काफी महंगे थे और थोड़े अजीब भी लगते थे। रोशनी भी पीली नहीं होती थी। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। शुरुआती दौर में कई दिक्कतें थीं। एक तो कीमत बहुत ज्यादा थी, करीब $25 $35 प्रति बल्ब। वो भारी और बड़े भी थे, हर लैंप में फिट नहीं होते थे। हाँ हाँ। और उनकी रोशनी भी तुरंत पूरी चमक पर नहीं आती थी, थोड़ा समय लेती थी। कुछ में हल्की भिनभिनाहट, मतलब हमिंग की आवाज भी आती थी। और उनका रंग भी इनकैंडेसेंट की पीली रोशनी जैसा गर्म नहीं लगता था, थोड़ा सफेद या नीलापन लिए होता था। लेकिन बाद में इनमें सुधार हुआ, क्योंकि बाद में तो काफी इस्तेमाल होने लगे थे। हाँ, बाद में काफी सुधार हुए। कीमतें गिरकर $2 प्रति बल्ब से भी कम हो गईं। प्रदर्शन बेहतर हुआ, रोशनी की गुणवत्ता सुधरी। लेकिन कुछ मुद्दे फिर भी बने रहे, जैसे धीमी गति से वार्म अप होना, मतलब रोशनी को पूरी तरह आने में थोड़ा वक्त लगना। और एक बड़ी चिंता थी उनमें पारे की थोड़ी मात्रा का होना। ओह हाँ, मर्क्यूरी वाली बात। हाँ, हालांकि मात्रा बहुत कम थी, लेकिन उनके निपटान मतलब डिस्पोजल को लेकर सवाल उठते थे कि इनको ऐसे ही कूड़े में फेंकना ठीक है या नहीं। इन्हीं सब वजहों से CFLs कभी भी बाजार पर पूरी तरह छा नहीं पाए। एक अनुमान है कि ज्यादा से ज्यादा 35% लाइट सॉकेट्स में ही CFLs लगे होंगे। बस 35%? मुझे लगा था ज्यादा होंगे। नहीं, शायद उतना ही। और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एनर्जी स्टार जैसे सर्टिफिकेशन का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो गया। धीरे धीरे जैसे ही एक और बेहतर विकल्प उभरा, बड़े निर्माता और रिटेलर भी CFL से दूर होने लगे। और वो बेहतर विकल्प था LED, लाइट एमिटिंग डायोड। ये तो आजकल हर जगह है, फोन से लेकर टीवी और अब बल्ब भी। ये कैसे काम करते हैं? ये बिल्कुल अलग है ना? हाँ, LED लाइटिंग की दुनिया में एक आप कह सकते हैं एक असली क्रांति है। ये सॉलिड स्टेट लाइटिंग है, मतलब इसमें कोई फिलामेंट नहीं जलता, कोई गैस नहीं होती जिसे गर्म करना पड़े। एक सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक पदार्थ होता है, जिससे बिजली गुजरने पर वो सीधे रोशनी पैदा करता है। सीधे रोशनी, बिना गर्मी के? बहुत कम गर्मी के साथ। हाँ, पहला दिखाई देने वाला LED जो लाल रंग का था वो 1962 में जनरल इलेक्ट्रिक के ही निक होलोनियाक जूनियर ने बनाया था। 1962 में? काफी पहले। लेकिन लाल LED तो ठीक है, घरों में इस्तेमाल होने वाली सफेद रोशनी वाला LED कैसे बना? इसमें तो काफी वक्त लगा होगा। हाँ, ये एक बड़ी चुनौती थी। लाल के बाद पीले और हरे LED बने, लेकिन सफेद रोशनी के लिए नीला LED बनाना बहुत जरूरी था। और उच्च चमक वाला टिकाऊ नीला LED बनाने का श्रेय जाता है जापानी वैज्ञानिकों शूजी नाकामुरा, हिरोशी अमानो और इसामु अकासाकी को। उनके इस काम के लिए उन्हें 2014 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी मिला। वाह, नोबेल पुरस्कार! हाँ,
एक बार नीला एलईडी बन गया तो फिर सफेद रोशनी बनाना संभव हो गया। आमतौर पर नीले एलईडी पर पीले फॉस्फोर की एक परत चढ़ाकर। ये फॉस्फोर नीली रोशनी का कुछ हिस्सा सोखकर उसे पीली रोशनी में बदल देता है और नीली और पीली मिलकर सफेद दिखती हैं। लेकिन हाँ, शुरुआती सफेद एलईडीज में भी अपनी समस्याएं थीं। रोशनी थोड़ी नीली लगती थी, चमक कम थी और गर्मी निकालने मतलब हीट मैनेजमेंट की समस्या थी। लेकिन आज के एलईडीज तो कमाल के हैं। मतलब इनके फायदे क्या-क्या हैं? क्यों ये इतने छा गए? फायदे बहुत हैं और जबरदस्त हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा है दक्षता, एफिशिएंसी। ये इनकैंडिसेंट बल्ब से लगभग 90% कम और सीएफएल से भी काफी कम बिजली लेते हैं। 90%? हाँ, इनकी औसत प्रभावकारिता मतलब एफिकेसी लगभग 85 ल्यूमन प्रति वॉट LMW है, जबकि इनकैंडिसेंट की सिर्फ 15 LMW और सीएफएल की करीब 73 LMW थी। सोचिए, एक 60 वॉट के पुराने बल्ब जितनी रोशनी देने के लिए एलईडी सिर्फ 6 से 8 वॉट लेता है। ये तो बहुत बड़ा अंतर है। बिल्कुल। दूसरा है जीवन काल, लाइफ स्पैन। ये अविश्वसनीय रूप से लंबे चलते हैं, 15,000 से 50,000 घंटे या उससे भी ज्यादा। आप तुलना करें इनकैंडिसेंट के 1200 घंटों और सीएफएल के 8,000 घंटों से। मतलब सालों साल बदलने की जरूरत ही नहीं। हाँ, ये तो मैंने भी नोटिस किया है। तीसरा, टिकाऊपन, ड्यूरेबिलिटी। क्योंकि इनमें कांच का कोई फिलामेंट या ट्यूब नहीं होती, ये सॉलिड होते हैं, तो झटके लगने पर आसानी से टूटते नहीं। गिर भी जाएं तो अक्सर बच जाते हैं। चौथा, अन्य फायदे भी हैं। ये तुरंत पूरी रोशनी देते हैं, कोई वार्म अप टाइम नहीं। इनकी रोशनी को दिशा दी जा सकती है, मतलब जहां जरूरत हो वहीं फोकस कर सकते हैं। और इनमें पारा नहीं होता, इसलिए पर्यावरण के लिए बहुत बेहतर हैं। और वो हाइट्स का नियम क्या है? आपने शायद पहले जिक्र किया था। हाँ, हाइट्स का नियम एक तरह से एलईडी की प्रगति का वर्णन करता है। ये कहता है कि लगभग हर दशक में प्रति पैकेज प्रकाश उत्पादन 20 गुना बढ़ता है, जबकि लागत 10 गुना कम हो जाती है। ये कुछ कंप्यूटर चिप्स के लिए मूर के नियम जैसा है, जिसने एलईडी को इतना सस्ता और शक्तिशाली बना दिया। ये आंकड़े तो वाकई प्रभावशाली हैं। अगर हम लागत और पर्यावरण के लिहाज से देखें, तो क्या फर्क पड़ता है घर के बजट पर और हमारे प्लैनेट पर? फर्क बहुत बहुत बड़ा है। एक अनुमान के मुताबिक अगर एक औसत घर में मान लीजिए 30 बल्ब हैं, तो एलईडीज इस्तेमाल करने पर सालाना बिजली का बिल लगभग $33 के आसपास आएगा, जबकि उतने ही बल्ब सीएफएल्स के साथ इस्तेमाल करने पर करीब $77 और इनकैंडेसेंट के साथ तो $329 तक पहुंच सकता है। $33 बनाम $329, मतलब लगभग $300 सालाना की बचत। हाँ, बिल्कुल। और पर्यावरण की बात करें तो जैसा मैंने कहा, एलईडीज में पारा नहीं होता और कम बिजली खपत का मतलब है पावर प्लांट से कम कार्बन उत्सर्जन। एक अनुमान है कि अमेरिका में अगर हर कोई एक इनकैंडेसेंट बल्ब को एलईडी से बदल दे तो सालाना $550 मिलियन की ऊर्जा लागत बचेगी और 2 मिलियन मीट्रिक टन कार्बन प्रदूषण कम होगा। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, और कुल लागत देखें, मतलब बल्ब की कीमत और बिजली का खर्च मिलाकर, तो एक एनर्जी स्टार रेटेड एलईडी जो 15,000 घंटे चलता है, उसकी कुल लागत करीब $18 पड़ती है। जबकि उतने ही समय के लिए आपको लगभग 15 इनकैंडेसेंट बल्ब खरीदने पड़ेंगे और उनकी कुल लागत बिजली मिलाकर $99 के आसपास आएगी। मतलब सीधी $80 से ज्यादा की बचत प्रति बल्ब। और कीमतें तो बहुत कम हो गई हैं। पहले तो एलईडी बहुत महंगे आते थे। सही कहा। शुरुआती दौर में $40-50 के थे, अब तो 2 या उससे भी कम में अच्छे एनर्जी स्टार रेटेड एलईडी मिल जाते हैं। और यहाँ भी एनर्जी स्टार सर्टिफिकेशन जरूरी है। ये सुनिश्चित करता है कि बल्ब ने स्वतंत्र परीक्षण पास किए हैं, वो वादे के मुताबिक प्रदर्शन करेगा और उस पर कम से कम 3 साल की वारंटी मिलेगी। तो एलईडी ने वाकई राइटिंग को बदल दिया है। लगता है मंजिल आ गई। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है या रोशनी का भविष्य और भी रोमांचक होने वाला है? अरे नहीं, कहानी तो अब और दिलचस्प हो रही है। प्रकाश तकनीक अब सिर्फ रोशनी देने से बहुत आगे बढ़ रही है। हम स्मार्ट लाइटिंग के युग में हैं और ये बस शुरुआत है। स्मार्ट लाइटिंग मतलब वो बल्ब जिन्हें हम फोन से कंट्रोल करते हैं? हाँ, वो भी। स्मार्ट बल्ब आ गए हैं जिन्हें आप अपने फोन ऐप से कंट्रोल कर सकती हैं, रंग बदल सकती हैं, चमक कम ज्यादा कर सकती हैं, टाइमर सेट कर सकती हैं कि कब जलें कब बुझें, यहाँ तक कि वो आपकी मौजूदगी या दिन के समय के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर सकते हैं, जियो फेंसिंग वगैरह से। मैंने ह्यूमन सेंट्रिक लाइटिंग के बारे में भी सुना है, वो क्या चीज है? ह्यूमन सेंट्रिक लाइटिंग या मानव केंद्रित प्रकाश व्यवस्था एक बहुत ही रोमांचक क्षेत्र है। इसका आइडिया है ऐसी रोशनी बनाना जो हमारे शरीर की प्राकृतिक लय
मतलब हमारी जैविक घड़ी या सर्केडियन रिदम के साथ तालमेल बिठाए। अच्छा, जैसे दिन में अलग रोशनी, रात में अलग। बिल्कुल। दिन के समय तेज थोड़ी नीली रोशनी जो हमें जगाए रखे, हमारी एकाग्रता बढ़ाए, और शाम को गर्म धीमी पीली रोशनी जो हमारे शरीर को मेलेटोनिन बनाने में मदद करे ताकि हमें आराम मिले और अच्छी नींद आए। इसके स्वास्थ्य पर बहुत अच्छे प्रभाव देखे जा रहे हैं। जैसे कि एक अध्ययन में पाया गया कि नर्सिंग होम में ऐसी लाइटिंग लगाने से बुजुर्गों के गिरने की घटनाएं कम हुई, रात की शिफ्ट वाले कर्मचारियों की सतर्कता बढ़ी और वहां रहने वालों में सामाजिक मेलजोल भी बेहतर हुआ। स्कूलों में बच्चों की एकाग्रता पर भी इसका सकारात्मक असर देखा गया है। वाह, ये तो कमाल है। और मैंने कहीं पढ़ा था कि लाइट बल्ब अब डेटा भी भेज सकते हैं, लाइफ-आई करके कुछ। ये क्या भला है? हाँ, लाइफ-आई यानी लाइट फिडिलिटी, ये एक उभरते हुई लेकिन बहुत संभावनाओं वाली तकनीक है। इसमें डेटा भेजने के लिए रेडियो तरंगों, जैसे वाईफाई में होता है, की जगह एलईडी लाइट की बेहद तेज टिमटिमाहट का इस्तेमाल किया जाता है। ये टिमटिमाहट इतनी तेज होती है कि हमारी आंखों को दिखाई नहीं देती, लेकिन रिसीवर उसे पकड़ लेता है। मतलब लाइट के जरिए इंटरनेट? हाँ, एक तरह से ये वाईफाई का एक संभावित विकल्प हो सकता है, खासकर उन जगहों पर जहां रेडियो तरंगें इस्तेमाल नहीं की जा सकती, जैसे अस्पतालों के कुछ हिस्सों में या हवाई जहाज में, या जहां बहुत ज्यादा सुरक्षित कनेक्शन चाहिए। इसकी स्पीड कैसी होगी, वाईफाई से तेज? सैद्धांतिक रूप से इसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो सकती है। प्रयोगशाला में तो 224 गीगाबिट प्रति सेकंड तक की गति दर्ज की गई है। इसमें लेटेंसी यानी देरी भी बहुत कम होती है। 224 गीगाबिट, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, इसके अनुप्रयोग रक्षा, एरोस्पेस, अस्पतालों, पानी के नीचे संचार और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में हो सकते हैं। ये ज्यादा सुरक्षित भी है क्योंकि प्रकाश दीवारों के पार नहीं जा सकता, तो हैकिंग मुश्किल है। साथ ही ये रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन से भी बचाता है, जिसके स्वास्थ्य प्रभावों पर कुछ चिंताएं रहती हैं। भविष्य तो वाकई रोशन लग रहा है। और क्या चल रहा है लाइटिंग की दुनिया में, मतलब आगे क्या उम्मीद करें? बहुत कुछ चल रहा है। डिस्प्ले टेक्नोलॉजी से प्रेरणा लेकर मिनी एलईडी और माइक्रो एलईडी लाइटिंग में आ रहे हैं, जो और बेहतर कॉन्ट्रास्ट और डिजाइन की आजादी देंगे। ओएलईडीज ऑर्गेनिक एलईडीज से पतले, लचीले और यहां तक कि पारदर्शी लाइटिंग पैनल बन रहे हैं, जिन्हें खिड़कियों या दीवारों में लगाया जा सकेगा। पारदर्शी पैनल? हाँ, वैज्ञानिक 200 ल्यूमेन प्रति वॉट से भी ज्यादा कुशल एलईडीज बनाने पर काम कर रहे हैं, मतलब और भी ज्यादा ऊर्जा बचत। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके लाइटिंग सिस्टम बन रहे हैं, जो सीखेंगे और अपने आप को मौसम, समय और आपकी पसंद के हिसाब से एडजस्ट करेंगे, ताकि ऊर्जा बचे और आराम बढ़े। और भी कुछ नया? हाँ, पेरोव्स्काइट्स जैसी नई सामग्रियां खोजी जा रही हैं, जो शायद और सस्ते और कुशल एलईडी बनाने में मदद करें। लेजर आधारित लाइटिंग खास जरूरतों के लिए आ सकती है, जैसे कारों की हेडलाइट्स के लिए बहुत दूर तक तेज रोशनी फेंकना। हाल ही में क्यूब पिक्सल जैसी एक अवधारणा आई है, जिसमें एक ही पिक्सल या एलईडी सिर्फ वोल्टेज बदलकर कई अलग अलग रंग पैदा कर सकता है। और इन सब के साथ स्थिरता यानी सस्टेनेबिलिटी और प्रकाश प्रदूषण यानी लाइट पोल्यूशन को कम करने पर भी ध्यान लगातार बढ़ रहा है। हमारी सेहत का ध्यान रखने वाली रोशनी तक। ये वाकई दिखाता है कि कैसे एक बुनियादी मानवीय जरूरत ने इतने सारे आविष्कारों और सुधारों को जन्म दिया, और ये अक्सर किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि कई लोगों के मिले जुले प्रयासों का नतीजा होता है। बिल्कुल। अगर हम सार देखें तो एडिसन का वो सिस्टम वाला नजरिया बहुत महत्वपूर्ण था। फिर दक्षता की बड़ी छलांग आई फ्लोरोसेंट और खासकर एलईडी के साथ। गुणवत्ता के लिए मानकों जैसे एनर्जी स्टार का महत्व हमने देखा। और अब भविष्य में प्रकाश का सिर्फ रोशनी नहीं, बल्कि संचार, स्वास्थ्य और इंटेलिजेंस का माध्यम बनना, ये मुख्य पड़ाव रहे इस सफर के। इस सफर के अंत में हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे हमारी रोशनी स्मार्ट होती जा रही है, डेटा से जुड़ रही है, वो हमारे जीवन को और कैसे बदलेगी? इससे हमारी निजता यानी प्राइवेसी, हमारे नियंत्रण यानी कंट्रोल, और यहाँ तक कि खुद प्रकाश के मायने को लेकर कौन से नए विचार या शायद चिंताएं सामने आती हैं? इस पर सोचने के लिए यकीनन बहुत कुछ है।